हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक जो सिंटैक्स होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट का वो, और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम क्यों यूज़ करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग वर्सेस जो ऊप्स वाली प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है। और इसको हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से समझेंगे। हम 2-3 एनालॉजी का यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ऊप्स का लेक्चर 1। अब ना हम एक सिंपल सी स्टोरी देखते हैं पहले। ये जो आपको बच्चा दिख रहा है ना, हमारा फ्रेंड है, ठीक है? ये हमारा फ्रेंड राहुल है। अब राहुल क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसे ना एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? अब वो क्या करेगा? जब ये कॉलेज के स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगा तो हर एक स्टूडेंट का वो नेम लेगा, उसका रोल नंबर लेगा और उसका मार्क्स लेगा और उसको स्टोर करवाएगा। ये हमारी हायरार्की होगी, ठीक है? तो अब आप बोलोगे कि हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें क्या करना है? हमें ना एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल बनाने हैं। एक वेरिएबल जिसके अंदर हम नाम रखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम रोल नंबर रखेंगे और एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम अपने मार्क्स रखेंगे, ठीक है? तो चलो हम अपने ना इजी स्टाइल वाले तरीके से देख लेते हैं। ये हम आ गए हैं अपने इंटेलिजे आइडिया में और यहाँ पे ना हमने ये ऊप्स वाला प्रोजेक्ट बना लिया है। अगर आप चाहते हो तो आप भी यहाँ पे क्लिक करना अपने करंट प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ पे टाइटल में कुछ भी अपने प्रोजेक्ट का नाम लेके क्रिएट कर देना, ठीक है? और यहीं से आपका एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। हम जाएंगे सोर्स में और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हम पैकेज में और यहाँ पे हम अपने पैकेज का नाम रखेंगे। मैंने अपने पैकेज का नाम ऑलरेडी बना के रख दिया है, बेसिक्स ऑफ ऊप्स। तो आप भी यहाँ पे नाम लिख लेना अपने पैकेज का और एंटर कर देना। और यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यही है हमारा सिंटेक्स, ठीक है? हम जब भी जावा की फाइल, आपने पहले जावा में प्रोग्रामिंग की होगी, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि यही सिंटेक्स होता है हमारा, जो प्रोग्रामिंग होती है हमारी जावा की, ये बेसिक सिंटेक्स होता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, तो हम हमारी राहुल वाली एनालॉजी पे जाते हैं भाई। ओके, तो राहुल चाहता है कि वो ना एक स्टूडेंट का सपोज नाम स्टोर करा रहा है, ठीक है? तो नेम होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप उसका। यहाँ पे नेम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राहुल को, पहले राहुल का ही डेटा स्टोर करा लेते हैं, राहुल, ठीक है? उसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर इंटीजर में होगा तो हम यहाँ पे रोल नंबर ले लेते हैं, एक रोल नंबर होगा। और यहाँ पे फिर उसका जो मार्क्स है वो, तो यहाँ पे ले लेते हैं, फ्लोट में ले लेते हैं मार्क्स और सपोज हम 80 लेते हैं, ठीक है? हमने ना सिंपल से एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करा लिया। अब हमें क्या करना है कि और भी स्टूडेंट का डेटा है। सपोज हम प्रिया लेते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम 2 और यहाँ पे नेम में हम दे देते हैं प्रिया, ठीक है? और इंटीजर रोल नंबर 2 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं और फ्लोट मार्क्स में हम लेंगे 70, ठीक है? यहाँ पे हम एरर दे रहा है तो मार्क्स ऑफ 2 लिख लेते हैं, ठीक है? तो हमने ना क्या किया, 6 वेरिएबल्स बना लिए 2 स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हमारी जो कॉलेज है वो थोड़ी सी बड़ी है और हमारा जो क्लास है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें ना कॉलेज में हमारे जो स्टूडेंट्स होते, टोटल स्टूडेंट, सपोज हमारे पास
500 स्टूडेंट है और वेरिएबल और उनका ना 3 डेटा टाइप है, तो 500 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमें मिलेंगे 1500, 1500। तो 1500 वेरिएबल्स। तो क्या हम 1500 वेरिएबल्स बनाएंगे 500 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए? और सपोज हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए नई फील्ड ऐड करनी पड़ी, तो अगर हमने 500 स्टूडेंट का डेटा ले तो लिया यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करके, और हमें हर स्टूडेंट के लिए अब न्यू फील्ड ऐड करनी पड़ी, उनकी ब्रांच या फिर उनका कॉलेज नेम कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम 500 जगह पे चेंज करेंगे? तो ये जो काम होता है ये थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरी कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हम इतने सारे वेरिएबल्स बना रहे हैं। हम 1500 वेरिएबल्स बना रहे हैं 500 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए। क्यों 1500 वेरिएबल? क्योंकि 3 यहाँ पे डेटा टाइप है हमारा, एक तो नाम है, रोल नंबर है, मार्क्स हैं, ठीक है? 3 वैल्यूज़ है ना हमारे पास। तो अगर 3 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 वेरिएबल्स बनेंगे। तो इतने सारे वेरिएबल्स कितनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेंगे? बहुत ही ज़्यादा करेंगे। तो हम सोचते हैं कि इसका कोई ईज़ी तरीका नहीं हो सकता, जिससे हम इन जो सारे स्टूडेंट हैं, उनका डेटा स्टोर कर पाएँ? तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। यहाँ पे हम जाएँगे, ठीक है? ये रहा राहुल। अब हम क्या करेंगे कि हमने स्टूडेंट 1 का डेटा किया, फिर स्टूडेंट 2 का डेटा किया एंड मोर स्टूडेंट 3, 4, 5 हर बार नए वेरिएबल्स, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट हो तो 300 वेरिएबल्स बनेंगे। 300 वेरिएबल्स कितने ज़्यादा होंगे? बहुत ही मेसी हो जाएगा मैनेज करना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? इसी का तो सॉल्यूशन है क्या? हमारा ऊप्स। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट ऊप डज़, ऊप क्या करता है? तो ऊप्स का काम ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या है कि ये जो हमारा डेटा, यानी कि ये डेटा, इस डेटा प्लस बिहेवियर, यहाँ पे स्टूडेंट का कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है? जो हमें स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट करके देता हो। सपोज यहाँ पे हम एक फंक्शन बना ले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट मार्क्स। ये यहाँ पे मार्क्स लेगा और यहाँ पे हमें प्रिंट करते देगा मार्क्स, ठीक है? ये एक फंक्शन है। इसको ना उप्स की भाषा में हम बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहेवियर। मेथड्स और बिहेवियर कुछ भी कह सकते हो आप। तो उप्स का काम होता है कि ये जो डेटा है वो, और ये जो मेथड्स यानी कि ये जो फंक्शन जो बिहेवियर है, ये इसको ना एक कैप्सूल में बंद कर देता है, एक एक अलग उसकी क्लास बना देता है। फिर ना हमें बार बार ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक ही बार क्लास के अंदर से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। क्लास उसकी एक ही होगी, उसके ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है? बार-बार हम मेमोरी कंज्यूमिंग वाला काम नहीं करेंगे। तो एक सिंपल सी रियल लाइफ एनालॉजी से हम समझेंगे। सपोज एक कार है, हम ना एक मारुति अल्टो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक क्लास पहले से ही डिफाइन कर ली है कि ये मारुति अल्टो होंगी। इसके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अब क्या हुआ कि हमारे पास मारुति अल्टो का ब्लूप्रिंट तो आ गया कि कार मारुति अल्टो है, ठीक है? ब्रांड उसके मारुति अल्टो है। अब हम डिफरेंट टाइप की उसके अंदर से मारुति अल्टोस बना सकते हैं विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है? हम एक मारुति अल्टो बना सकते हैं जिसका कलर हम रेड रख सकते हैं, एक का हम व्हाइट रखेंगे, एक का हम ब्लू रखेंगे। पर कॉमन क्या होगा कि वो एक कार है, उसका ब्रांड एक ही है, मारुति अल्टो। उसमें से हम बहुत सारी अलग-अलग कार्स बना रहे हैं विद डिफरेंट कलर। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्लास का एक एग्जांपल है, ठीक है? क्लास एक ही है, कार। लेकिन उसके ऑब्जेक्ट्स अलग-अलग हो सकते हैं क्योंकि हम अलग-अलग कार बना रहे हैं, अलग-अलग कलर की। पर वो है तो एक कार ही, राइट? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सपोज ये कार है, ठीक है? इसका ना ब्लूप्रिंट देख लेते हैं।
अब एक कार के अंदर क्या हो सकता है? उसकी ब्रांड हो सकती है, उसका कलर हो सकता है, उसकी स्पीड हो सकती है, उसका फ्यूल हो सकता है, उसको हम स्टार्ट, स्टॉप, उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है? ब्रेक करना मतलब उसका ब्रेक लगा सकते हैं, उसको ब्रेक लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो तो हम उसको धीरे कर सकते हैं। तो ये ना इसका ब्लूप्रिंट है। ये इसका ब्लूप्रिंट है, ये इसकी फील्ड्स आ गई, ये इसका बिहेवियर्स आ गया। हमें पता चल गया कि एक कार के अंदर यही चीजें होगी, इससे ज्यादा इस कार के अंदर कुछ नहीं होगा। अगर हम इसमें सब डिफरेंट टाइप की कितनी भी अलग अलग ब्रांड की कार बना ले, चाहे होंडा हो, बीएमडब्ल्यू हो, मारुति हो, ब्रांड उसके अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो काम है वो सेम ही रहेगा। वो काम क्या होगा? उसको चालू करना, बंद करना, उसको ब्रेक लगाना, वही तो काम होता है, ठीक है? तो कार अलग-अलग हो सकती है, उसकी ब्रांड अलग-अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, वो तो सेम ही रहेगा। तो ये होगा हमारा क्लास। अब क्लास को अब आपको समझ में आया होगा कि डेटा प्लस बिहेवियर इज इक्वल टू कार। कार क्या करता है? डेटा प्लस बिहेवियर को अपने अंदर लेता है और फिर वो हमें ना वो शक्ति देता है कि हम उसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यूज कर सकें। ये है हमारी कार। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? ये इस कार की ना कोई भी ब्रांड हो सकती है, इसका कोई भी कलर हो सकता है, इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मेथड्स हैं, ये है मेथड्स, बिहेवियर्स कह सकते हैं, और ये जो इसका जो है डेटा, फील्ड्स, ठीक है? कि उसका कलर क्या है, स्पीड क्या है। तो ये पूरा इतना सा पार्ट है ना, ये पूरा हमारा ब्लूप्रिंट है, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद इस ब्लूप्रिंट में से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक कार बनाई, ठीक है? अब हम दूसरी की एनालॉजी लेते हैं। ये है आईफोन। आईफोन 17 प्रो है, ठीक है? ये इसका ना बेस डिजाइन है। डिजाइन क्या है कि उसके ना 3 कैमरे होंगे, 2 यहाँ और 1 साइड में, और नीचे से उसकी ऐसी डिजाइन होगी। तो ये हमें बेसिक डिजाइन मिल गया आईफोन का, ठीक है? अब हम इस बेसिक डिजाइन के थ्रू बहुत सारे अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे अलग-अलग आईफोन्स को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? उसका स्टोरेज अलग बना सकते हैं हम, उसको कलर अलग दे सकते हैं, लेकिन डिजाइन उसकी सेम ही रहेगी। उसको यहाँ पे 3 कैमरा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमने 3 की जगह यहाँ पे 4 कैमरे बना दिए। ये नहीं होगा, ठीक है? क्लास यानी कि डिजाइन उसकी सेम होगी, पर उसके ऑब्जेक्ट्स यानी कि कलर, स्टोरेज वगैरह हम अलग-अलग ले सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग वर्सेस ऊप। तो ये थी हमारी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। अब हम देखेंगे कि ऊप्स वाली प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये जो स्टूडेंट का डेटा हमने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में सेव किया है, यही डेटा हम अब ना ऊप्स की क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम सिंटैक्स देखेंगे। क्लास को क्रिएट करने के लिए पहले हमें क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है, और उसके बाद हमें क्लास का नेम लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं क्लास का। सपोज हमें ना स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाना है, तो हम ये क्लास का नेम लेंगे स्टूडेंट। ये है हमारी क्लास का सिंपल सा सिंटैक्स, ठीक है? इसके अंदर हम अपनी मेथड्स और बिहेवियर्स जो भी है वो, और अपनी फील्ड्स वगैरह बनाएंगे। फिलहाल हमारे पास फील्ड्स है, मेथड्स और बिहेवियर्स हमारे पास नहीं है, तो हम फील्ड्स का यूज करेंगे। क्या है हमारे पास? स्टूडेंट का नेम हो सकता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स लिखेंगे। ये 3 चीजें होती हैं। ये बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है क्लास का, ठीक है? यही 3 चीजें जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स में 2 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाया, यही 3 चीजों को हमने एक क्लास के अंदर बना लिया, ठीक है? इसको ना फिलहाल के लिए हम कर देते कमेंट आउट। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। हमने क्या किया? क्लास कीवर्ड लगाया, उसके बाद क्लास का नेम लिखा। और जब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फर्स्ट लेटर होता है ना क्लास का, वो हम बाय कन्वेंशन इसको ना हम कैपिटल रखते हैं। स्टूडेंट का जो एस होता है वो कैपिटल में होता है, ठीक है? इसका हमें खास ध्यान रखना है।
और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें पहले हमारी जो क्लास नेम है वो लिखना है। तो हमारी क्लास का नेम क्या है? तो हमारी क्लास का नेम है स्टूडेंट, एज इट इज नेम लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करने हैं। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट का नेम। तो हमारी ऑब्जेक्ट का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे S1 लिख रही हूँ, आप यहाँ पे P1 लिख लेते हैं, J1 लिख लेते हैं, या फिर K1 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। S1 ये हमारी ऑब्जेक्ट का नाम है, और इसके बाद हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं। उसके बाद वापस से हम अपनी स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट, और उसके बाद ये ब्रैकेट। ये है हमारी ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे हमने 2 बार तो क्लास का नेम यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट का नेम डिफाइन किया और हमने न्यू कीवर्ड लगाया। इससे हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम बताते हैं कि इससे हम हमारा एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये जो क्लास का नेम है स्टूडेंट, यही नेम होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, फर्स्ट और लास्ट दोनों जगह पे। और लास्ट में ये जो ब्रैकेट है वो हमें लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो हमने स्टूडेंट का डेटा वेरिएबल के थ्रू इंसर्ट करवाया था। अगर यहाँ पे हमें स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करवाना हो तो ये जो S1 है ये ऑब्जेक्ट नेम है, इसके यूज से ही हम स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे S1 डॉट नेम, और यहाँ पे लिखेंगे राहुल, और इसके बाद राहुल का रोल नंबर भी हम लिख लेते हैं। S1 डॉट रोल नंबर, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद S1 डॉट मार्क्स हम 90 लिख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर किया था S1, और उसके थ्रू ही हमने ये तीनों जो डेटा है उसको इंसर्ट करवाया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर हमें दूसरे स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करवाना हो तो हमें दूसरे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमें बाकी सब सेम रखना है, सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट नेम है इसको डिफरेंट रखना है। यहाँ पे हमने पहले S1 बनाया था तो हम वापस से S1 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें S2 ही लिखना है। तो जो ऑब्जेक्ट नेम है वो डिफरेंट होना चाहिए, बाकी जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट वो है वो हमें सेम ही रखना है। अब दूसरे स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करवाते टाइम हम S2 लिखेंगे डॉट नेम। अब दूसरे स्टूडेंट का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अमन लिखते हैं, और S2 डॉट रोल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2, और S2 डॉट मार्क्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं 80। तो यहाँ पे भी हमने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट के यूज से ही हमने यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का जो डेटा है उसको हमने स्टोर करवा लिया है। अब हमें ना इन डेटा को प्रिंट करवाना है, ठीक है। हमने डेटा तो स्टोर करवा लिया, इसको प्रिंट करवाएंगे। अब हमें सपोज S1 का डेटा प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। इसके बाद S1 डॉट नेम, अगर हमें नेम प्रिंट करवाना है तो हम नेम लिखेंगे। हमें रोल नंबर प्रिंट करवाना है तो हम S1 डॉट रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। जो भी डेटा हमें प्रिंट करवाना है उस डेटा को तो हमें लिखना है, पर उससे पहले उस ऑब्जेक्ट को भी लिखना है जिसका डेटा हमें प्रिंट करवाना है। हमें S1 का डेटा प्रिंट करवाना है तो S1 लिखना पड़ेगा, और फिर क्या प्रिंट करवाना है, रोल नंबर प्रिंट करवाना है, नेम प्रिंट करवाना है, जो भी प्रिंट करवाना है वो लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ना हम S2 का डेटा भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे S2 का डेटा S2 डॉट यहाँ पे लिख लेते हैं रोल नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे हम S2 डॉट मार्क्स, ठीक है। इसको हम रन करेंगे तो ये जो S1 डॉट नेम, पहले स्टूडेंट का डेटा हमने क्या इंसर्ट करवाया था, राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल आ गया। फिर S1 डॉट
रोल नंबर, तो यहाँ पे इसका रोल नंबर आ गया। यहाँ पे S1 का हमने डेटा प्रिंट करवा लिया, उसके बाद S2 का रोल नंबर प्रिंट करवा लिया, जो यहाँ पे 2 है, उसके बाद S2 का हमने मार्क्स प्रिंट करवा लिए, जो यहाँ पे 80 है। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमें जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ना डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं। अब आप बोलते हो कि हमें ना ये क्या है, ये बार बार हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हमें ये सब लिख के हमें डेटा असाइन करना पड़ रहा है, फिर उसको प्रिंट यहाँ पे करवाना। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमें ना डायरेक्ट डेटा प्रिंट करवाना हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही हम कुछ डेटा वगैरह दे दे, हम डायरेक्ट डेटा को प्रिंट करवा लें। तो ये जो इतनी लंबी-लंबी लाइनें हैं ना, इनको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे? ये थोड़ा-सा ना एडवांस टॉपिक हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम करेंगे ये। पर ये एडवांस टॉपिक हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, पर इससे पहले इसको ना थोड़ा-सा यूज़ करना देख लेते हैं। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईज़ी है, पर आप अभी पहली बार जबकि क्लासेस और ऑब्जेक्ट सीख रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा ये हार्ड लग सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईज़ी है। हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे हम दे देंगे स्ट्रिंग नेम इंट रोल नंबर और फ्लोट मार्क्स। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये जो नेम वाले मार्क्स है, ये जो नेम है, हम ना ये जो नेम है इसको यहाँ पे असाइन करेंगे ये वाला नेम, तो ये लिख लेते हैं। फिर रोल नंबर को हम ये वाला रोल नंबर असाइन करेंगे, फिर मार्क्स को हम ये वाला मार्क्स असाइन करेंगे। अब ये थोड़ा-सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि ये क्या बना लिया आपने? ये क्या कर लिया? स्टूडेंट और उसके बाद स्ट्रिंग नेम, इंट, रोल नंबर, फ्लोट मार्क्स, ये तो थोड़ा-थोड़ा-सा हमें देखा हुआ ऐसा लग रहा है जैसे फंक्शन जैसा कुछ हो। तो ये ना क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ये ना आपको आपको वो पावर देता है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो ना, तब ना आप ये 3 चीज़ें जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लिखी हुई होती है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम यहीं पे दे दो। जैसे कि अभी ना यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एरर आ रही है। अब इसके ऊपर हम ये लगाएंगे तो हमें दिखने को मिलेगा एक्सपेक्टेड 3 आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड 0। तो ये ना कंस्ट्रक्टर, ये आप ध्यान से देखो तो ये कंस्ट्रक्टर है। कैसा कंस्ट्रक्टर? स्टूडेंट और ब्रैकेट लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्लास के अंदर, ये तो सेम है। यहाँ पे भी स्टूडेंट और ब्रैकेट है, यानी कि ये जो 3 वैल्यूज है, इनको हमें यहाँ पे देना है, यही तो है कंस्ट्रक्टर। अब ये मांग रहा है हमारे पास 3 वैल्यूज, तो पहली हमने कंस्ट्रक्टर में क्या ली थी? नेम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद मार्क्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ये जो है इतना सा पार्ट, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये 3 चीजें मांग रहा है जो हमने वहां पे क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन की थी। तो पहला था नाम, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राहुल। दूसरा था रोल नंबर 1, और यहाँ पे 80। ठीक है, और इनको ना हम कमेंट कर लेते हैं। कहाँ जा रहा है ओके, वेट, हो गए। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट एरर नहीं दे रहा है। इस कंस्ट्रक्टर को 3 वैल्यूज मिल गई। कौन सी 3 वैल्यूज? नेम, रोल नंबर और मार्क्स। ध्यान से देखो इनको, ये एन कैपिटल है, ये आर कैपिटल है, और मार्क्स का एम कैपिटल है। और यही तीनों कैपिटल चीजें, यानी कि यही तीनों कंस्ट्रक्टर के अंदर भी है। नेम, रोल नंबर, मार्क्स, यानी कि ये तो मैजिक हो गया। हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों चीजें कंस्ट्रक्टर बना के पास कर दी। अब हमें अलग से ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाएंगे। साउट, इसके अंदर लिखेंगे S1 डॉट नेम। साउट,
यहाँ पे लिखेंगे S1 डॉट रोल नंबर, वापस से साउट और यहाँ पे लिखेंगे S1 डॉट मार्क्स। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा सही है। मतलब हमें यहाँ पे अलग से वेरिएबल्स, सॉरी, यहाँ पे हमें अलग से ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज नहीं देनी पड़ रही। हम डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के टाइप में ही हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी वैल्यूज और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पे भी ये अमन वाला भी कुछ मांग रहा है, यहाँ पे भी इसको दे देते हैं बेचारे को। यहाँ पे क्या लेना है हमें, अमन, अमन, अबे ये क्या हो रहा है, अमन, फिर यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे 90। ठीक है, अभी थोड़े से मार्क्स उल्टे हो गए दोनों के, बट इट्स ओके। ये वाला यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही इनके मार्क्स दे दिए, रोल नंबर और नेम दे दिया और इसको हमने यहाँ पे बाहर प्रिंट करवा लिया। ठीक है, हमें यहाँ पे अलग से इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। S2 डॉट नेम इज इक्वल टू अमन, S2 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 2, हमने ये डायरेक्ट ही कर लिया। ठीक है, यहाँ पे तो यही काम होता है कंस्ट्रक्टर का, कि आप ना जो जो वैल्यू आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम देनी है, वो आप कंस्ट्रक्टर बना के यहीं पे लिख लो कि ये हमें वैल्यूज देनी है। आप जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो तो यहाँ पे पैरामीटर के अंदर ये दोनों आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं दी तो ये एरर देगा। अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे राहुल आ गया, फिर 1 आ गया, फिर राहुल का ये जो मार्क्स है वो आ गए, फिर उसका S2 का रोल नंबर आ गया, फिर 90 S2 के जो मार्क्स थे वो आ गए। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। बहुत ही ज़्यादा आपने आज बहुत ही ज़्यादा सीख लिया, जैसे कि क्लास क्रिएट करना उसका, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, फिर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। और ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बहुत लोगों को ये हार्ड लगता है, पर इतना ज़्यादा सिंपल है। आपने देखा, आपको सिर्फ जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। उसके अंदर आपको जो जो वैल्यूज देनी है वो आपको लिख लेनी है, फिर यहाँ पे उसको डिफाइन कर लेना है। और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम आपको वो दे देनी है। और ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स भी आपको याद रखना है कि पहले क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम, फिर इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर कंस्ट्रक्टर, वही जो हमने देखा अभी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है कि क्या होता है जब हम यूज करेंगे ऊप्स को। तो क्या होता है, आपने अभी देखा, हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। हमें 1500 वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक ही क्लास के अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। हर स्टूडेंट के लिए हमें नाम चाहिए, हर स्टूडेंट के लिए हमें रोल नंबर और मार्क्स चाहिए। तो एक ही स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने ये डिफाइन कर लिया। अब बहुत ही अलग अलग स्टूडेंट के लिए हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, पर उनके अंदर ये 3 चीजें होंगी, कॉमन होंगी। ठीक है, अगर हमें नया फील्ड ऐड करना हो तो हमें 1500 जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ क्लास के अंदर यहाँ पे नया फील्ड ऐड करना है कि हमें ना स्टूडेंट का कॉलेज का नेम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग कॉलेज नेम और यहाँ पे लिखते हैं ABC। ठीक है, ये हमारी कॉलेज का नेम है ABC। तो हमने 1500 जगह चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ स्टूडेंट क्लास के अंदर ही चेंज किया है कॉलेज नेम। अब इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि student1 डॉट कॉलेज नेम, ये अपने आप प्रिंट कर लेगा कॉलेज का नेम। देखना क्या आया, ABC, ET के बाद। ठीक है, आ गया कॉलेज का नेम। हमने सिर्फ यहाँ पे कॉलेज का नेम लिख के कर दिया। हम इसको अब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। S1 के साथ, हम चाहे तो इसे S2 के साथ भी यूज कर सकते हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखना है इसको। ठीक है, S2 डॉट कॉलेज नेम और इसको हम रन करेंगे। आ गया यहाँ पे भी कॉलेज का नेम। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट्स है तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ 100 ऑब्जेक्ट्स बनाओ और क्लास एक ही रहेगी। मतलब एक ही क्लास के अंदर हमें चेंज करना है, 100 जगह चेंज नहीं करना है।
अब ना ऊप्स के 4 मेन पिलर्स होते हैं। ये 4 टॉप 4 मेन पिलर्स है, इनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। बस इनका एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये 4 मेन पिलर्स क्या है। 4 मेन पिलर्स हैं एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। अब ये 4 ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाम रखेंगे। आपको अभी स्टार्टिंग में ऐसा लगेंगे कि ये क्या नाम है? इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाम है तो इनके काम भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, बट नो, इनके काम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नाम पे मत जाओ आप, इनके काम पे जाओ और इनके काम हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे वो जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है? अब इनका ना एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि एनकैप्सुलेशन क्या करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है। इसका ना इसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो डेटा को हमें कैसे यूज करना है वो देते हैं। हम अपने डेटा को प्राइवेट रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, डिफॉल्ट रख सकते हैं। तो ये हमें डेटा को प्रोटेक्ट करने की सुविधा देता है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? एक हमारी पेरेंट क्लास होती है, उससे हमारी एक चाइल्ड क्लास निकलती है और जो पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी हमने देखे फील्ड्स या फिर मेथड्स, बिहेवियर्स, प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है, उसको यूज कर सकती है। यही होता है इनहेरिटेंस, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक नाम होगा पर उसके फॉर्म्स अलग अलग होंगे, सेम मेथड्स होंगे पर उसके बिहेवियर्स अलग अलग होंगे। ये आपको हम आने वाले लेक्चर्स में दिखाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ जरूरी डिटेल्स दिखाओ, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन अंदर छुपाओ। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ये जो आपको अभी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ट्रस्ट में, एक बार अगर आपने हमारे अगले आने वाले वीडियो को देख लिया तो बहुत ही ज्यादा इजी ना, आपको सिंपल लगेगा। अब हम देखते हैं कि वाई जावा। पाइथन और सी प्लस प्लस भी ऊप्स को सपोर्ट करते हैं, तो जावा ही क्यों? चलो देखते हैं। जावा का ना प्योर माइंडसेट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला। क्यों? चलो देखते हैं। ये क्या है? हमारी जावा फाइल है, इसके अंदर हमने क्या सबसे पहली लाइन क्या लिखी? पब्लिक क्लास मेन। हमने क्लास के अंदर ही ये सारा का सारा कोड लिखा है, मतलब जावा क्लास को यूज करती है, जावा क्लासेस से तो बनी है। अब ये जो मेन फंक्शन है पब्लिक क्लास, ठीक है, इसके अंदर ये वाला मेन फंक्शन है। कौन सा वाला? सॉरी, ये वाला मेन फंक्शन। ये वाला मेन फंक्शन इस क्लास के अंदर है। तो ये जो जावा की फाइल है वही तो एक क्लास है, वो एक क्लास से तो बनी है। तो मतलब जावा एक प्योर ऊप माइंडसेट को फॉलो करता है। जावा में सब कुछ एक क्लास के अंदर होता है और मेन मेथड भी क्लास के अंदर है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि जावा का कोड जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन पे चलता है। विंडोज हो या मैक हो या लिनक्स हो, सब पे, ठीक है। और ऊप के साथ मिलके ये जावा को एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट बनाता है। ये भी एक मेन रीजन है जावा का। और इंडस्ट्री डिमांड, सिर्फ एग्जाम नहीं, रियल जॉब के लिए भी जावा बहुत ही ज़्यादा, ये जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा आपको काम आते हैं। एंड्रॉयड बैकएंड सिस्टम्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रिंग बूट पूरी तरह ऊप्स पे बेस्ड है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ना ऊप्स पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, तो तब आपको देखने को मिलेगा कि रियल ऊप्स का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा चार्ट। पाइथन के अंदर ऊप्स ना ऑप्शनल है, सी प्लस प्लस के अंदर ऊप प्लस नॉन ऊप मिक्स होता है और जावा हमारे प्योर ऊप्स को सपोर्ट करती है। सब क्लास के अंदर होता है, जो हम फंक्शंस बनाते हैं वो क्लास के अंदर होता है। जैसे कि हमने ये प्रिंट वाला फंक्शन बनाया, ये भी क्लास मेन के अंदर है। ये इसका मेन फंक्शन है, वो भी क्लास मेन के अंदर है। सारा का सारा जो काम है वो भी हम एक क्लास के अंदर ही कर रहे हैं। तो ये प्योर जावा प्योर ऊप को सपोर्ट करता है। अब हम थोड़े ना मिसकंसेप्शन देख लेते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड। ऊप्स का मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनाना, ये थोड़ी सी गलत सोच है। क्यों? क्योंकि ऊप एक थिंकिंग स्टाइल है।
पहले हम सोचते हैं कि रियल वर्ल्ड में कौन-सी चीज़ है, उसका डेटा क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। हर रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसका कोई ना कोई डेटा और कोई ना कोई बिहेवियर होता है और फिर उसको कैसे यूज़ करना है, वो हम देखते हैं। उसके बाद क्लास आती है। पहले हम ये सोचते हैं कि डेटा क्या है, बिहेवियर क्या है। हम पहले डायरेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनाने नहीं निकल जाते। ठीक है? अब ना कहाँ पे ये मिसकंसेप्शन है कि हमेशा ना ऊप्स बेटर होता है। अब कहाँ पे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बेटर होती है और कहाँ पे ऊप बेटर होता है। जब प्रोजेक्ट छोटा हो, सिंपल हो और ऑटोमेशन हो, स्मॉल वन टाइम टास्क हो तो सीधा सिंपल और फास्ट हमारी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है। पर जब ना प्रोजेक्ट बड़ा हो, टीम में काम करना हो, मंथ्स, ईयर्स तक हमें कोड को मेंटेन करना हो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन करनी हो, तब ऊप का जो रियल पावर है वो हमें देखने को मिलता है। तो वीडियो की समरी क्या है कि आज हमने देखा कि प्रोसीजर की प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि हमने 500 स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है तो हमें 1500 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम थी। उपने कैसे सॉल्व किया, हमने एक क्लास बनाई और उसके अंदर हमने सिर्फ 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए और उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना के उसको यूज कर लिया। हमने क्लासेस वर्सेस ऑब्जेक्ट को एक रियल एनालॉजिस के थ्रू समझा है। उसके 4 पिलर्स का ओवरव्यू भी आज हमने देख लिया। जावा में ऊब क्यों सीखे वो भी हमने देख लिया। अब मैं ना आपको एक छोटा-सा चैलेंज देती हूँ। आपको ना अपनी कमेंट में लिखना है अपनी रियल लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल जिसमें एक क्लास हो और एक उसके ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो। अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स भी बना पाओगे एक क्लास के तो भी बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है और कमेंट के अंदर आपको ना एक अपनी रियल लाइफ के अकॉर्डिंग ये दिखाना है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जावा में क्या उसके जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, न्यू कीवर्ड, मेमोरी में क्या होता है, ये सब सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड टेक केयर।